अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस का एक बार फिर ड्रॉप सीन हो गया है और इमरान खान साहब के हक में एक और गवाही आ गई है। इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और दूसरी तरफ 136 ममालिक की पाकिस्तान के इलेक्शन पर नजर है। स्पेशल पासेस जारी किए गए हैं, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर ऐवान सदर में जरदारी साहब की तस्वीर क्यों नजर आ रही है और नून लीग की जो 80 सीट्स हैं, इलेक्शन नताइज किस तरह से पहले बता दिए गए और ये पेशन गोई किसकी तरफ से की गई है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। परवेज खटक साहब को एक बीमारी लगता है कि उसका शिकार हो चुके हैं। ये बीमारी किस नौयत की है और परवेज खटक की क्या ऊपर बात हो गई है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। और बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब अपने दोस्त के खिलाफ बोल पड़े हैं और वो दोस्त जिसकी कारकर्दगी की ये कस्में खाते थे, आज इन्होंने इसी दोस्त पर हमला कर दिया। पहले इनकी पार्टी के सेकंड टियर और थर्ड टियर की तरफ से हमले हुए, लेकिन बिलावल जरदारी के ऊपर शहबाज शरीफ का तीर चलाना शायद कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की सियासत समझ आना शुरू होगी कि अपने इक्तदार और अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए और अपने भाई की कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, ये छोटे भाई का नारा है। और उसने क्या कहा, वो कहते हैं कि लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। मैं इस बयान के ऊपर सिर्फ बिलावल को यही कहूंगा कि हुनराम है, क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रहे थे और इनकी यारी और दोस्ती की, एक दूसरे तरफ से जो प्यार भरे खतूत लिखे जा रहे थे कुछ महीने पहले, अब ये पंजाबी में वो कहते हैं ना कि टूट की तड़क करके, तो अब इसकी आवाज जो है वो लाहौर के कोने कोने से सुनाई दे रही है। क्योंकि एक नशिस्त तमाम नशिस्तों पर भारी होने वाली है और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो तजोरियां हैं उसके मुंह खोल दिए। लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल करना है, वोट को कैसे खरीदना है, अब इनके लिए लाहौर की एक सीट जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी है। क्योंकि याद रखिएगा, बिलावल अगर ये सीट जीत गए, ऐन मुमकिन है कि वो मरकज में हुकूमत तो ना बना पाए, लेकिन इसकी आवाज और इस जख्म का दर्द जो है बहुत देर तक ये महसूस करेंगे नून लीग वाले और इसकी आवाज बहुत देर तक इनके कानों में पड़ती रहेगी। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं साइफर केस की। और एक बार फिर इसका ड्रॉप सीन हो गया है। खान साहब के हक में एक और गवाही आ गई। आपको बता दें कि एक बार फिर साइफर केस की समाअत होती है, गैर कानूनी और गैर आईनी समाअत। और एक बार फिर से पाकिस्तान की इस अदालत में जहां पर इमरान खान का अदालती इस्तेहसाल किया जा रहा है, इसकी हमने एक और एपिसोड देखी है जो किस्तों में पाकिस्तान की आवाम तक पहुंची। और व्यूअर्स, अदालत के अंदर क्या हुआ और ये गवाह कौन था जो आया तो हुकूमत की तरफ से था, लेकिन इसने इमरान खान के हक में गवाही देकर इमरान खान को आजम खान के तरह सच्चा साबित कर दिया है। जैसा आजम खान ने अपने बयान में कहा कि कॉपी कहां थी और इमरान खान उस वक्त कहां पर मौजूद थे। व्यूअर्स, इस पर जाने से पहले मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिस्ट अखबार का एक जो उन्होंने इकदाम उठाया उसके हवाले से खबर देता चलूं और फिर हम दोबारा जो है साइफर की जो कहानी और ये गवाह कौन है इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। आपको बता दें व्यूअर्स, और एक बार फिर से द इकोनॉमिस्ट अखबार ने वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। द इकोनॉमिस्ट ने फैज साहब के शेर जैसा सोलंकी साहब के साथ सलूक करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। और आज मुर्तजा सोलंकी साहब के जख्म जिस तरह ही भर रहे थे, उन्हें दोबारा से इकोनॉमिस्ट उन जख्मों को ताज़ा करता है और फिर इमरान खान के लिखे गए आर्टिकल का तस्करा छेड़ देता है। रात एक बार फिर से इमरान खान का आर्टिकल पोस्ट किया गया। इस पर अभी तक जो खबर है, एज वी स्पीक 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ आ चुके हैं। और फिर बताया भी जाता है कि द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने 4 जनवरी को आर्टिकल लिखा और तब से अब तक
उनके ट्विटर पर 91,000 के करीब फॉलोअर्स जो हैं इसे पढ़ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। व्यूअर्स, अब जो खबर है साइफर की, इसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूं कि अदालत ने साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अरशाद भट्टी और साइफर असिस्टेंट नुमान अहमद के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड किए। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का जो बयान था, डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात में हमारे सफीर असद मजीद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। साइफर टेलीग्राम जब वजारत खारजा को मौसूल हुआ तो इसको डी कोड करके वैसे ही यानी जो एसपी सेक्शन है उसके पास रखा गया। साइफर की 5 कॉपीज करके जब ये डी कोड किया गया तो इसकी 5 कॉपीज तैयार की गई, 1 कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवाई गई। सितंबर 2022 में रिटायर्ड हुआ, तब तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कॉपी वज़ारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। अब प्रोसिक्यूशन ने इस पूरे केस के अंदर मुदाखलत क्या की और फिर आखिरकार जज साहब को बोलना पड़ा। व्यूअर्स, आपने आज पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक खबर सुनी होगी कि मुकालमा हुआ शाह महमूद कुरैशी और जज साहब के दरमियान कि अगर आपने यही कुछ करना है तो लिखा हुआ फैसला लाएं और पढ़कर सुना दें, क्योंकि यहां पर ऐसे नहीं चलेगा। और फिर जज साहब को इंटरवीन करना पड़ा। गौर से सुनिएगा कि प्रोसिक्यूशन मुदाखलत कैसे करती है। जज खामोश तमाशाई बनकर इंसाफ का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए कैसे देखता है, और फिर आखिरकार शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों बोलना पड़ा। बयान रिकॉर्ड कराते वक्त प्रोसिक्यूशन की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है मुश्तइल हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, प्रोसिक्यूशन रिजवान अब्बासी को पुकार कर ये कहते हैं कि आप भाईजान मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। हो ये रहा था कि वो बोलना चाहते थे, इधर से डिक्टेशन आ जाती कि हाँ ऐसे ही हुआ, हाँ फिर आपने ये भी कहा, इसको भी बता दें। तो ये बाकायदा तौर पर लुक में दिए जा रहे, डिक्टेट किया जा रहा था उस गवाह को जिसको इमरान खान के खिलाफ अदालत में पेश किया गया। जब गवाह अदालत में पेश होता है तो ये जरा नहीं थी, वो अपना बयान कलमबंद करा रहा था कि किस दिन क्या हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे, और फिर उस एक पर्चे को एक साइफर जिसका नाम रखा गया, जो ऑब्वियसली डी कोडेड, जो कोडेड एक लैंग्वेज थी, उसे किन मराहिल से गुजर कर डी कोड किया गया, उसकी कितनी कॉपीज बनाई गई। लेकिन इस पर भी प्रोसिक्यूशन जो लुकमे देते हुए नजर आई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा अपनी जॉब जानते हैं, वो एक ईमानदार आदमी है। सुहेल महमूद जो कहना चाह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी के शोर करने पर कमरा अदालत में बदमज़गी फैल गई। अदालत ने चारों गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने के बाद मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत कल तक यानी आज तक जो है उसे मुलतवी कर दिया है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि सेक्रेटरी खारजा के बयान से क्या साबित होता है। इस बयान से आपने याद रखना है कि यह साबित होता है कि इमरान खान के पास साइफर नहीं था, बल्कि इसकी डी कोडेड कॉपी थी। आपने मरियम को सुना, आपने पाकिस्तान के बहुत सारे जो सियासी अफलातून थे उनको भी सुना कि कागज लहराया, पाकिस्तान के जो कौमी राज थे वो दुनिया के सामने रख दिए। इमरान खान दुनिया से मुखातिब नहीं था, वो अपने लोगों से मुखातिब था, वो पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब था, उन लोगों से मुखातिब था जिनकी हकूक की हिफाजत करना उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का हक बनता था, उसका फर्ज बनता था और उसके ये हल्फ का तकाजा था। वो पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होता है। पाकिस्तान की आवाम से जो साजिश की गई, इस मुल्क के साथ जो साजिश की गई, इसका हवाला दिया, जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके नाम बताए, और ये साजिश कहां से हुई, वो कौन से दुश्मन अनासिर हैं जो मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका ड्रॉप सीन इमरान खान ने वो पर्चा लहराकर पाकिस्तान की आवाम के सामने कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, इस साजिश को इमरान खान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया और इमरान खान के खिलाफ इस वक्त ये मुकदमा चलाया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आज ये भी साबित हो गया कि ये डी कोडेड कॉपी थी जिसका जिक्र इमरान खान हमेशा करते रहे। गवाहों ने अपने बयानात के अंदर, अब ये पत्थर पर लकीर के मुतारिफ होगा, ये बता दिया कि इमरान खान ने जो पर्चा लहराया वो डी कोडेड यानी वो कॉपी थी। असल में जो वर्ड्स हैं, जो कोड वर्ड्स थे, जिनको कभी वजारत खारजा से बाहर निकाला ही नहीं गया। और वैसे भी एक मंतक इसमें यह है कि अगर कोडेड चीज आ भी जाती तो इमरान खान कौन सा कोड जानते थे। बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है जो इन कोड्स को डी कोड करते हैं और फिर उससे जो बोलने वाली जुबान यानी आम जो लैंग्वेज है
जिससे कम्युनिकेशन आमतौर पर जो आपके आम लोग हैं वो करते हैं, उसके ज़रिए इसे इमरान खान तक पहुंचाया गया, यानी उस जुबान के अंदर ढालकर जो आम फहम थी, जिसके लिए आपको किसी स्किल सेट की जरूरत नहीं थी। सेक्रेटरी खारजा के बयान से यह भी साबित नहीं होता कि इमरान खान ने कॉपी गुम की, क्योंकि उनके मुताबिक कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मामलात वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ इंतजामिया देखती है, लिहाजा ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद से इस कॉपी को अपने पास दानिस्ता तौर पर रख लिया और इमरान खान ने कहा कि वो कॉपी गुम हो गई। जिससे आज़म खान के बयान से भी ये साबित हो चुका कि इमरान खान ने सेक्रेटरी खारजा समेत सबको हिदायत दी कि तुम्हें साइफर की कॉपी तलाश करनी है, यानी साइफर जो है वो गुम हो चुका है, लिहाजा इमरान खान पर साइफर की कॉपी गुम होने का इल्ज़ाम जो है वो आयद नहीं हो सकता। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सेक्रेटरी खारजा को लुकमे देने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन की तैयारी कमज़ोर है और उनके पास साबित करने के लिए ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं। केस मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। और व्यूअर्स, अब पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद का बयान इस पूरे मामले में काफ़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसके बाद यह तय होगा कि साइफर की कॉपी में असल चीज़ क्या लिखी गई और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था। और जिस तरह से ये टाइमलाइन जो पूरे इस वक़ूए की रखी गई अदालत के सामने, कम से कम इससे आज ये साबित हो गया कि इमरान खान पहले दिन से सच्चा था, आज भी सच्चा है। और अब इस केस के अंदर कोई ऐसी जान नहीं जिससे ये कहा जा सके कि इमरान खान ने उनके ऊपर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि साजिशें जब मुल्क के खिलाफ होती हैं उन्हें छुपाया नहीं जाता, उनको और उनके जो हैंडलर्स होते हैं उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता है। आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है और इसके साथ साथ 13 ममालिक की पाकिस्तान के इलेक्शन पर नजर जो है वो लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे यानी एक्रीडेशन जो है वो कार्ड्स जारी कर दी हैं। पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 सहाफ़ियों को इलेक्शन कवरेज के इजाज़तनामे दिए गए। चीन, जापान, अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और हांगकांग के सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। सर्बिया, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और सिंगापुर के सहाफ़ियों को भी इजाज़तनामे जारी किए गए। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर भी कोई लिफाफा सहाफ़ी तो नहीं है जो पाकिस्तान में आकर अपने और जो इस इंतखाबात के हवाले से जो व्यूज़ हैं उनके बारे में वो क्या लिखते हैं। क्योंकि हमने आज नवाज शरीफ साहब का जलसा देखा और उसमें मुझे बहुत सारे दोस्त जिनका ताल्लुक लंदन से था वो नज़र आए और मुझे हैरत भी हुई कि आपका काम लंदन में है और आप इस वक्त ग्राउंड में क्या कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ के साथ साथ चलना, इसके ऊपर ज़रूर पाकिस्तान की अवाम को भी हैरत होगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय यूनियन का कॉमनवेल्थ ममालिक के वफूद भी इलेक्शन का मुशाहिदा करने के लिए आएंगे। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 136 गैर मुल्की सहाफ़ियों ने कवरेज के लिए दरखास्तें दे रखी हैं। बकिया गैर मुल्की सहाफ़ियों को प्रोसेस मुकम्मल होने पर इजाज़तनामे जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। व्यूअर्स, जो सवालात इसके साथ जुड़े हुए हैं उस पर जाने से पहले आज मरियम को मैंने हाथ जोड़ते हुए देखा। जो कारकर्दगी होती है ना, उसके बाद आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कारकर्दगी खुद बोलती है, कारकर्दगी अवाम को बताती है, खींच कर लाती है, घसीट कर लाती है और वोट आपके हक में दिलवाती है कारकर्दगी। लेकिन जब कारकर्दगी नहीं होती ना, कारकर्दगी लापता हो, कारकर्दगी गायब हो, कारकर्दगी गुमशुदा हो, उसका अखबार में इश्तिहार चल रहा हो, रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा हो, तो जनाब फिर क्या होता है, फिर आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और मैंने आज मरियम को हाथ जोड़ते हुए देखा, यानी वक्त कैसा आ गया कि आपको कुर्सी पर बैठने के लिए पाकिस्तान की आवाम के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। आवाम आपको मासूमियत का वोट नहीं देगी, ना ही लाचारगी का वोट देगी और ना ही आपको जो आपके साथ जो आप समझते हैं कि जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसकी बुनियाद पर वोट देगी। आपको वोट दिया जाएगा आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। यह भी अजब माजरा है कि आपने कभी पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देखी, आपने पार्लियामेंट की कुर्सियों पर कभी बैठकर नहीं देखा, आपने कभी किसी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं वो कुर्सी जो है बिला मुकाबला आपके नाम कर दी गई, आपके नाम रजिस्ट्री कर दी गई बगैर पूछे हुए और कोई क्लेमेंट नहीं था।
आप पाकिस्तान की आवाम के सामने बगैर कारकर्दगी के जाएंगी तो फिर आपको हाथ जोड़कर पहले लोगों को मनाना पड़ेगा और फिर वोट के लिए लोग आपके आएंगे। तो मुझे आज थोड़ा सा अजीब भी लगा कि सियासतदान हाथ नहीं जोड़ते। सियासतदान मुल्क की गैरत के लिए तो हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी और इक़्तिदार के लिए हाथ नहीं जोड़ते। अब जो सवालात जुड़े हुए हैं जी, ये जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन आ रहे हैं, इनके कुछ हालात और वाक़यात मैं आपके सामने रख देता हूं कि इन तमाम की मौजूदगी में आपको इंटरनेट को भी बहाल रखना पड़ेगा। नताइज क्या तब्दील किए जाएंगे? इंटरनेट अगर बंद हो गया, गिरफ्तारियां होंगी। उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया गया? दुनिया चीख चीख कर कहती रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे, कैसे सबसे मकबूल सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया, तो पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा? इसके ऊपर क्या किसी ने होमवर्क किया? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 49 के करीब लोगों के जो नाम शामिल किए गए, इससे एक जरूर तासुर होगा कि जनाब उन लोगों को बुलाया जाए जो इंडिपेंडेंट सहाफत नहीं करते और जिन्हें आप किसी ना किसी तरीके से माइल कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे जो दुनिया के अखबारों में फरमाइशी आर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं वो छापे गए। सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल होगा? बुनियादी सवाल। एक सजा याफ्ता इश्तिहारी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए जिस तरह के जतन किए गए, इससे क्या पैगाम जाएगा पूरी दुनिया को? क्या पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से कबूल नहीं करेगी, उसी तरह क्या दुनिया की आवाम और दुनिया के लोग और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, क्या वो इसे कबूल करेंगे? और फिर दुनिया के बड़े बड़े अखबारात आपके मुल्क के हालात के बारे में क्या लिखेंगे? इसके ऊपर क्या किसी ने काम किया? और अगर काम भी किया तो यकीनन आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे। हाँ, वहां पर अगर कोई लिफाफे बैठे हुए तो शायद रुक जाएगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मिसाइल हैं। पहले इस्लामाबाद में तमाम तालीमी इदारे गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद किए गए, फिर टांग, बन्नू, डीआई खान, लकी मरवत में भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी के मिसाइल हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि बलूचिस्तान के इजला कोहलू खुजदार मस्तूम के डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी के मुताबिक दहशतगर्द इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं और इज्तमात को निशाना बना सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर खुजदार की एडवाइजरी में कहा गया कि ये खातून के जरिए ये हमला जो है वो करवाया जा सकता है मुख्तलिफ इज्तमात के अंदर और रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश जब की जाएगी। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर अगली जो खबर है ना, ये एक साहब हैं, वो टेलीविजन पर बैठ कर ना पेशन गोइयां करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, या फिर उन्हें पहले से ये तमाम बातें मालूम होती हैं कि किस तरह का खेल पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है और ये पेशन गोइयां किस शख्सियत की तरफ से की गई, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस पेशन गोई से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कम से कम ये असर तो हमें पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि आज भी सियासत का स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ किरदार बदल गए। और इस कहानी को रिपीट पर लगाकर जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो भूल चुका है। फैसल वाडा का जी एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कुछ इंतहाई अहम बातें इसलिए भी की हैं क्योंकि फैसल वाडा का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने अब तक जितनी बातें कही वो वैसे ही पूरी हुई। अगर कोई इन्हें कहे कि ये क्या वली हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके पास खबर इसलिए होती है क्योंकि जिन हलकों में उठते बैठते हैं ऑब्वियसली उनका एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और हमेशा से रहा। अब फैसल वाडा साहब ने एक तो जी आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये बात की, जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने ना पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा और फिर उन्होंने एकदम से कहा कि मुझे तो आसिफ अली जरदारी साहब की जो तस्वीर है वो ऐवान सदर में नजर आ रही है। ये उनके अल्फाज थे, कोट अनकोट। तो फिर उसके ऊपर उनसे सवाल हुआ कि जनाब क्यों आपसे उनकी मुलाकातें होती रही, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? तो ये एक सिलसिला था, कुछ दिनों से फैसल वाडा की तस्वीरें उनके साथ वायरल हो रही हैं और फिर फैसल वाडा आसिफ अली जरदारी साहब को उनके घर पे फंक्शन था, उस पर भी मदऊ किया, फिर उसके अलावा भी मुलाकातें होती रही। तो ये इसका एक सियाको सबाक था और ऐन मुमकिन है कि माजी में जिस तरह फैसल वाडा ने इमरान खान साहब को एक मीटिंग में कहा कि आप अगर किसी के साथ अलायंस चाहते हैं या करना चाहिए तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाकर अलायंस करना चाहिए, और
फैसल वाडा ने वो पहली शख्सियत हैं जिसका वो खुद भी क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी गाला में बात की, लेकिन उन्होंने ये छोटी छोटी पार्टीज थी इनके साथ खान साहब ने जाना जो है उसे पसंद किया और फिर वो ये समझते हैं कि ये खान साहब की गलती थी। अब नून लीग कितनी नशिस्तें लेगी इस हवाले से भी, क्योंकि आप जब जिन लोगों के पास उठते बैठते हैं, जिन लोगों से पाकिस्तान की नून लीग को, मुस्लिम लीग नून को उम्मीदें हों और फिर वो बार बार ये कहें कि हमें कम से कम सादी अक्सरियत चाहिए, तो ये चाहिए का लफ्ज़ पाकिस्तान की आवाम से तो किया जा सकता है लेकिन ताकतों से नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इनसे ये सवाल पूछा गया, चूँकि ये पाकिस्तान के जो ख़ास हल्के हैं उनके बहुत करीब हैं, तो इन्होंने कहा कि जनाब नून लीग को 100 नशिस्तें नहीं मैं देख रहा, इससे कम होंगी। पीछा पूछा गया कि कितनी, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 80 नशिस्तें जो हैं कम से कम इनको मिल जाएंगी। लेकिन क्या बिलावल इस पर रजामंद होंगे? व्यूअर्स आपको बता दें कि बिलावल जरदारी ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर एक नहीं बल्कि कई चैनल्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जहां से वापसी का रास्ता, अगर कॉलोफेल की बात की जाए तो शायद कोई गैरतमंद नहीं लेगा, लेकिन चूंकि सियासतदान का गैरत से क्या ताल्लुक, ये सियासत के अंदर हर तरह से पार्टियां बदलते हैं। मैंने चौधरी सरवर साहब को, उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी उम्र के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन यार कोई खुदा का इंसान खौफ खाता है। आपने कितनी पार्टीज बदल ली हैं? आप कल बिलावल जरदारी के जलसे में पहुंच गए और वहां पर आपने नारे लगाना शुरू कर दिए, यानी अपने गुफ्तगू के जरिए। तो सियासतदान का जब मैं कहता हूं ना कि उनका गैरत से क्या ताल्लुक, तो सियासी गैरत का सियासतदानों में होना ना होना एक बराबर है। तो सियासी गैरत जब तक नहीं होगी तो फिर इसी किस्म के काम होंगे। और फिर ये जो बिलावल जरदारी की बात है ना कि जो बातें आप कहकर इतना आगे निकल कर वापस आएंगे, तो भाई बिल्कुल आएंगे। अगर अब्बा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, कम से कम प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद होंगे, तो अब्बा जी जाके बेटे को मनाएंगे कि बेटे जाती बाहर का हम भी जरा मजा ले लें। क्योंकि पाकिस्तान में व्यूअर्स यही होता है। यहां पर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जांपल देख ली, जिसकी हुकूमत आती है उसी के बंदे को नवाज दिया जाता है। खुदा के लिए कभी किसी क्रिकेट एक्सपर्ट को भी ले आओ, इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल था वही हमारी क्रिकेट का कर दिया। वहां पर भी पीडीएम की हुकूमत आ गई और क्रिकेट सारी की सारी बेड़ा गर्क हो गई। वो टीम कॉम्बिनेशन जिसे हम जीत रहे थे, आपने उनको तोड़कर सारा सत्यानाश कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर सियासत का भी तकरीबन वैसा ही हाल है। आपको व्यूअर्स ये बता दें कि वापसी अपने बयानात से करना इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है और ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अगर उन्हें कहें कि ठीक है आप जाएं और सदारत आप ले लें, तो ऐन मुमकिन है कि कुछ बड़े बैठकर इनकी ये डील करवा दें। अब आसिफ अली जरदारी साहब मान जाएंगे और वही बिलावल को मनाएंगे। आपको ये याद रखना है, क्योंकि बिलावल के ही मुताबिक जब पीडीएम हुकूमत आई तो बिलावल ने कहा कि वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, मगर जरदारी साहब ने बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि फिर वो वज़ीर ख़ारजा बने और उन्होंने कहा कि मैंने जुबान दे दी है। व्यूअर्स, आसिफ अली जरदारी को कौन सा ओहदा मिलेगा वो तो खैर उन्होंने बता दिया कि वो सदर की कुर्सी पर होंगे, लेकिन मेरे लिए सवाल ये है कि फजल रहमान साहब का क्या होगा? वो तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके हिस्से में भी कुछ आए, तो क्या उन्हें फिर एक बार चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो है वो बना दिया जाएगा? और फिर PDM 2 ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर फैसल वाडा ये समझते हैं कि PDM 2 की हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन मुझे ना आज एक बात जो मैं आपको, अगर आप मुझे रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं तो शायद मैं वो पहले बंदा हूं जिसने ये बात कही थी कि आने वाला इलेक्शन जो है ना ये आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा और आज़ाद उम्मीदवार इतने अहम हो जाएंगे कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी बका और आने वाले कल को आज़ाद उम्मीदवारों के साथ देखेंगी। और आज वही हुआ। एक नहीं कई बयानात जो हैं वो बिलावल के आ गए। इससे पहले बहुत सारी जो दीगर जमातें थी, नून लीग ने भी ये बात कही और अब फैसल वाडा भी यही बात कर रहे हैं। तो वो जो हमारी बात थी ना, आज पाकिस्तान के तमाम सियासतदान कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कई माह पहले ना एक प्रोग्राम आपके सामने उसमें हकायक ये रखे थे कि जोड़ तोड़ जो है ना वो पंजाब से, जो आपका जनूबी पंजाब है वहाँ से शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ इलेक्टेबल्स की सियासत, इनको कैसे तोड़ा जाएगा, कमेटीज कौन बनाएगा और फिर सेक्टर लेवल के ऊपर और फिर यूनियन लेवल के ऊपर और फिर किस तरह से ऑफिसर सिस्टम में इंडक्ट किए जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी आ गई। और फिर आपने देखा कि हर हलके पर, हर मेंबर पर काम किया गया है और आज़ाद उम्मीदवार उन्हें
यकीनन इस्तेमाल किया जाएगा और इसलिए अबहम रखा गया। आपको ये भी याद रखना है इलेक्शन कमीशन के उस बयान के तनाजुर में कि जो इलेक्शन रूल्स हैं वो खामोश हैं, कानून खामोश है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर इतनी बड़ी तादाद में आ जाएं और एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिसे टिकट दिया जाए तो क्या वो इलेक्शन में किसी दूसरी जमात में जा सकते हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने जानबूझकर डंडी मारी और उन्होंने कानून को खामोश करवा दिया। अगर कानून हो भी तो यकीनन कानून को खामोश करवा दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, मुझे ये लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। इलेक्शन के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनकी टिकट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिनको मैदान में उतारा, अगर वो किसी और पार्टी के साथ जाकर इल्हाक कर लेते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और इंतखाबात को पहले ही हम जो है कंट्रोवर्शियल बना चुके, तो इस तरह से इंतखाबात जो है मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लेकिन एक पता क्या फ़ायदा होगा, सिस्टम की जितनी भी गद्दी मछलियाँ ना वो सब अलग हो जाएंगी। चूँकि पहले लोटों ने इमरान खान को धोखा दिया और अगर दोबारा धोखा दिया तो फिर यकीनन, चूँकि इस हुकूमत का अंजाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और फैसल वाडा ने भी ये बात कही कि मैं अगर इन दोनों की डील ना हुई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस हुकूमत को 9 से 10 माह की मेहमान हुकूमत देख रहा हूँ। तो यार ये कोई अच्छी बातें हैं। आपने इतने अरब का, मैं उस दिन देख रहा था कि 49 का फिगर है जी, 49 अरब के करीब इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो रहा है। उससे कोई आप प्रोजेक्ट ही शुरू कर देते। अगर आपने डेमोक्रेसी का इलेक्शन के बाद ऐसी हुकूमत बनानी है और उस हुकूमत का क्या होगा वो पूरी कौम के सामने है और यही लोग आकर आपको बताएंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।